बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। सियासत पर यकीनी तौर पर बात होगी, लेकिन इस वक्त बात हो जाए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वो मैच जो कि वर्ल्ड कप में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और कैसे हों, हमारी टीम बहुत से मसाइल का शिकार रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। हमने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, जबकि 3 मैचेस हम पहले ही हार चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि जो इस वक्त हालात हैं वो भी कोई अच्छे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है क्या ज़रा क्योंकि हमें क्रिकेट लविंग नेशन है और हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस गेम के साथ। और जब भी हम पाकिस्तान को बुरा खेलते हुए देखते हैं, पाकिस्तानी टीम को मुश्किल में देखते हैं, तो जिस तरह आप अफसुर्दा हैं इस वक्त स्क्रीन पर बैठे देखते हुए मुझे, उतना ही अफसुर्दा मैं हूं जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म कर रही है। क्या हमारा स्किल का मसला हो गया है या हमारा माइंडसेट ही नहीं रहा कि हम एग्रेशन के साथ खेल सकें? और दुनिया अब 50 ओवर्स के अंदर 400 का टारगेट लेकर क्रिकेट खेलती हैं बाकी टीमें, और हम अभी तक 250 पौने 300 के गेम के अंदर हैं। क्या ये फ़र्क है या हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं? इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद, मुल्क के मुमताज़ खिलाड़ी रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेजेंड है। यूसुफ भाई से भी बात करेंगे, मुश्ताक भाई से भी बात करेंगे, मुल्क के नामवर क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और कोचिंग भी की है उन्होंने और बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है उनका, उनसे भी बात करेंगे। हाफिज़ इमरान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने रिसेंटली हमारे एक प्रोग्राम के अंदर बड़ा तगड़ा तज्जिया किया था और वो इतना वायरल हुआ और उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि इन्होंने बात दिल से की थी और पाकिस्तान के अवाम भी दिल से ही सुनना चाहते हैं कि हमारा मसला क्या है। इससे पहले कि हम ज़रा कनेक्ट हो रहे हैं यूसुफ भाई से और मुश्ताक भाई से, अब साहब आज तो खैर बड़े ही बुरे हालात हैं हमारे, मतलब बुरे हालात इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम शायद उस मोड के अंदर ही नहीं है कि हम एग्रेशन दिखा सकें। देखिए, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। हम गलती उस वक्त ठीक होती है, इस्लाह उस वक्त होती है जब आप ये तस्लीम करते हैं कि मैं गलत हूँ। जब तक आप गलती तस्लीम नहीं करते हैं, इस्लाह का पहलू निकलता ही नहीं है। और हम जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, और जब तक हम माजी के वाक़यात को या कामयाबियों को सामने रखते हुए मिसालें बनाकर आवाम के जज्बात को भड़काते रहेंगे या उससे खेलते रहेंगे, हम कभी भी बेहतर तरफ नहीं जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर जिसका आपने जिक्र किया है शुरू में कि क्या ये सलाहियत का मसला है, तस्लीम करने के सलाहियत का मसला है। पाकिस्तान में सलाहियत की कमी है। अगर आप दुनिया के साथ मवाजना करते हैं, जैसा आपने खुद शुरू में कहा कि दुनिया 400 की तरफ जा रही है और हम 250 और 60 और 70 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम ही क्यों घूम रहे हैं? साउथ अफ्रीका क्यों नहीं घूमता? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं घूमता? इंडिया क्यों नहीं घूमता? 400 रन तो मजाक बन गया, ठीक है ना। आप देखें कि किस तादाद के साथ, किस रफ्तार के साथ रन्स बनते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? और जब आप रिपीट करते हैं किसी कारकर्दगी को, दोहराते हैं किसी कारकर्दगी को, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर अच्छी कारकर्दगी को दोहराता है तो इसका मतलब है वो तैयार है। इंडिया अगर दोहराता है तो इसका मतलब है तैयार है। जनूबी अफ्रीका दोहराता है, फ्लूक नहीं है। हमारा अगर हम ये कहें कि हमने एक मरतबा 250 किया, फिर 250 किया, फिर 250 किया, तो इसका मतलब है कि हमारी अहलियत ही इतनी है। लेकिन हमने श्रीलंका के खिलाफ 350 चेज भी किया और चेज करके जीते। वो हमने अपना, मतलब कोई हमारे पास कोई स्किल था तो हमने चेज किया। देखिए, उस स्किल को आपने रिपीट क्यों नहीं किया? क्लैसन क्यों रिपीट कर रहा है? क्विंटन डिकॉक 300 क्यों कर गया? डेविड वार्नर 200 क्यों कर गया? विराट कोहली हर दूसरे मैच में मैच विनिंग नॉक क्यों खेलता है? हमने क्यों नहीं दोहराया? क्या अब्दुल्ला शफीक को उसके बाद पूरे 50 ओवर्स खेलने के लिए नहीं मिले? क्या रिजवान को उसके बाद 25-30 ओवर बैटिंग के लिए नहीं मिले हैं? क्या इमामुल हक को पूरे ओवर्स नहीं मिल रहे हैं? सो बेसिकली एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। मैं यूसुफ भाई, मतलब आप भी बताएंगे, मैं मुशी भाई से भी पूछूंगा। वैसे तो मेरा गिला अपनी जगह मौजूद है, आज आपने मुझे खाना खिलाना था और आप यहाँ नहीं है। चलिए, मैं अब खाना आज नहीं खाऊंगा और अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के यहाँ पर खाना हम खाएंगे। लेकिन वैसे तो जो हालात है, रोटी बनती नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हाफिज साहब ने, तो आपको पता है ना, इनका बड़ा दिल से तज्जिया इन्होंने पिछली दफ़ा भी किया था और हम सबको ही बड़ा पसंद आया था। मुझे ये बताएं यूसुफ भाई, यू हैव बीन अ क्लासिक प्लेयर, हमारा प्रॉब्लम है क्या? मतलब आज हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। एक वक्त लग रहा था कि हम 350 तक चले जाएंगे, हम 50 ओवर भी नहीं खेल पाए पूरे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनीब भाई, बहुत शुक्रिया। और मुझे दुख भी है, मैं आज उधर नहीं हूँ, स्टूडियो में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। और खाना भी इकट्ठा खाएंगे जी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो हम 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे, ये को 3-4 मैचेस में हो गया है। असल में मुझे जो लग रहा है कि हम एक कन्वेंशनल गेम खेल रहे हैं जो हमारे टाइम पे होती थी, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये 90s वाली गेम लग रही है। 260-70 का जेन में है। अच्छा चले, 260-70 भी जेन में है,
तो विकेटें तो ना गिरे हैं, विकेटें भी गिर जाती हैं, स्कोर भी हम स्लो भी खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये अब कंफ्यूज हैं, तेज खेलें स्लो खेलें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप आज की बैटिंग देखें, चलो हमारे टाइम पे जो कन्वेंशनल गेम होती थी कि 30 ओवर में अगर 150 करें तो विकेट एक गिरी होती थी या दो, फिर आखिरी 10 ओवर में 80-90 करते थे तो कोई 270-80 हो जाता था। उस टाइम पे ये बहुत स्कोर होता था। आजकल 270-80 स्कोर आप लोगों ने खुद ही इंट्रोडक्शन जब शुरू में कराया उसमें आपने खुद ही कह दिया 400 तो आराम से बन जाता है जी। तो पहले तो ये देख रहे हैं कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो इनसे क्या बात कर रहा है, उनका क्या माइंड सेट है, वो इनसे किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं इनसे, और ये आगे से उनसे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो अभी तक नजर आ रहा है कि वो समझ से बाहर है जिस तरह की बैटिंग। आज हमने 145 या 50 बॉलें जो हैं वो फिर डॉट खेली हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिसमें से 3-4 ओवर हम पहले आउट हो गए हैं, उसके अलावा इतनी ज्यादा डॉट बॉल, कहीं ना कहीं कोई मसला है। आप उनको देखें वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, अगर वो एक छक्का लगाते था 3-4 सिंगलें भी कर लेते हैं। हम अगर एक बाउंड्री लगाते तो उसके बाद 4 डॉट्स खेल लेते थे। तो सबसे बड़ा मसला अभी ये आ रहा है कि हमें डॉट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, हमें गैप में खेलना नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, इसको हल करना है। देखें आप हर बार बॉलिंग से 270-80 करके ये बॉलर्स के साथ ज्यादती होगी। आज वो कोशिश कर रहे हैं, 4 विकेटें ले ली हुई हैं, इधर हमें 1-2 विकेट और मिले तो हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन हमें अपना बैटिंग में जो इंटेंट है, जो स्ट्राइक रेट है, इसको बेहतर करना होगा। जैसे अभी देखें उनकी विकेटें भी गिर रही हैं, वो मुसलसल शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने मैच देख रहा हूँ। बिल्कुल, वो बीच में पुल शॉट भी मारे होते हैं, स्पिनर्स को सिंगले भी ले रहे हैं, रोक भी लेते हैं, लेकिन ये कि मुसलसल आप नहीं देखेंगे 4 बॉलें डॉट खेलनी, ऐसा मैंने ओवर अभी तक नहीं देखा। नहीं, बट मुझे एक बात बताएं यूसुफ भाई, मुझे सर ये बताएं कि मैं अभी मुश्ताक भाई से पूछता हूं बिकॉज उन्होंने कोचिंग भी की। मुझे जरा आप बताएं कि ये स्किल का मसला भी है कि मैं, बहुत से लोग शायद मुझे पे तनकीद करें, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा ये सवाल अब है कि क्या हमारा स्किल का भी मसला है कि भाई हम 400 वाली टीम नहीं है ये। मैंने सुना किसी जगह वसीम भाई भी कह रहे थे कि यार बहुत से प्लेयर्स आपके फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, बहुत से प्लेयर्स को अपने उन्होंने कंडीशन ही नहीं किया हुआ कि वो 50 ओवर की गेम खेल सके। आपके बॉलर्स का मसला है, तो क्या हमारे स्किल ही नहीं है अभी कि हम 400 वाली टीम बने और 400 चेज करें या 400 बनाएं? देखिए अगर आप स्किल की बात करें तो बाबर आजम में बहुत स्किल है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उसने स्कोर किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको भी देखें मुझे लग रहा है कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि उसने भी 34 बॉल डॉट्स खेली हैं। अगर उसकी आप बैटिंग देखेंगे, इतना बड़ा प्लेयर है, रैंकिंग नंबर 1 है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल है, कोई बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रहा था उसका बॉल शुरू में। अगर आप ऊपर से अब्दुल्ला शफीक देखें, उसका मेरा 52 का स्ट्राइक रेट था, अपना इमाम का 62 का स्ट्राइक रेट था। जो हमने पिंच हिटर भेजा है जो बीच में इफ्तिखार, तो इफ्ती ने भी मेरा ख्याल है कि कोई 60 या 66 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेली है। ये तो आप साउथ शकील की और जो हमारा शदाब है उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है बीच में, 47 बॉल पे 54 रन किए हैं। उस वक्त देखें एक टाइम पे बैकफुट पे साउथ अफ्रीका चली गई थी। किसी भी टीम को अगर आप फेंटा लगाते हैं तो वो टीम एक दफा पीछे जरूर जाती है, वो उनमें हड़थड़ी मच जाती है। जिस तरह देखें ये साउथ अफ्रीका ने दूसरी टीमों को फेंटी लगाई, वो एकदम हाथ पांव फूल जाते थे। तो ये अभी तो हमने इतनी बड़ी फेंटी नहीं लगाई, सिर्फ 47 बॉल पे 54 किया था, रन बॉल से ऊपर गए हैं तो दूसरी टीम हिल गई थी। बिल्कुल ये तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ शदाब और अगर नवाज थोड़ी देर टिक जाते या ये साउथ शकील पूरे ओवर खेल जाते तो हम 300 प्लस रन कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा बाद में मोमेंटम पकड़ा था कि जो 100 के स्ट्राइक रेट से साउथ खेला है, 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से शदाब खेला है, नवाज भी। लेकिन इन दोनों की तरह बैड शॉट्स थी, शदाब की भी और नवाज की भी काफी अरसे से खेल रहे हैं, दोनों की बैड शॉट थी। अच्छा, ख्याल है बिल्कुल ठीक। अच्छा मुश्ताक भाई जरा आप ये बताइएगा सर, एक तो आप यहाँ नहीं हैं तो मैंने यूसुफ भाई से पहले ही कमिट कर लिया, अगली दफ़ा खाना अब जारी बात है इंतज़ार ही रहेगा उस वक्त का। तो मुझे ज़रा ये फरमा दें कि आपने माशाल्लाह कोचिंग की इंटरनेशनल लेवल पे, अब ये एक बात अभी यूसुफ भाई ने की कि पता नहीं कोचेज़ ने क्या बता रहे हैं और टीम आगे से क्या रिस्पॉन्ड कर रई है, लेकिन ये एक दफ़ा के रुदाद नहीं है जो आज हमने देखी है, ये कंसिस्टेंट फेलियर्स हैं बदकिस्मती से। तो क्या हो सकता है, मतलब अब हमें वर्ल्ड कप में तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी, यहाँ के गम भी आर्जी, जो मर्जी सिचुएशन हो जाए आपने खाने के लिए तैयार रहना है, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये खाना और आपने खाना खाबा आपको बड़ा तगड़ा खिलाएंगे मुनीब, आप फिक्र ना करें आपको इंशाल्लाह। और दूसरी बाकी आप रही बात कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए
आपको कंडीशन को सबसे पहले रखना होता है। बड़ी टीमें बड़े प्लेयर और बड़े बॉलर्स जो बनते हैं वो कंडीशन को रखते हैं कि ये इस पिच के ऊपर 280 पार स्कोर है, 300 पार स्कोर है, 350 पार स्कोर है, उसके मुताबिक आपने अपनी गेम का इंटेंट बदलना होता है। यहाँ पे अभी देखे साउथ अफ्रीका इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द गेम नाउ, वी आर स्टिल इन द गेम। अभी हमारे 4 ओवर हमने नहीं खेले और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम 368 चेस करते हुए हम ऑलमोस्ट वी वर देयर। बट सिचुएशन क्या है जो यूसुफ ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की है कि हम डॉट बॉल खेलने से प्रेशर बिल्ट अप होता है। अगर इफ आई हैव टू से समथिंग टू एज ए कोच, मैं उनको ये कहूंगा कि आप चौके छक्कों की अगर फिक्र निकाल दें वो खुद ही लगेंगे। आप डॉट बॉल मत खेलो, डॉट बॉल कम से कम खेलो। और वो जो आपने क्वेश्चन किया था स्किल का, ये है स्किल लेवल जहां पे बंदा फंसता है। डॉट बॉल इंसान तब खेलता है जब उसके स्किल लेवल उसको अलाउ नहीं करते, सिंगल करने का तरीका नहीं आता, तब बंदा फंसता है। जब इंसान को सिंगल करने का तरीका आता है तो सिंगल तरीका क्या करता है, सिंगल करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू नीड अ गुड टेक्निक। आपका फ्रंट फुट बैक फुट सब कुछ चलना चाहिए। आपको गैप में खेल के एक रन मिलता है तो बॉलर परेशान होकर एक मैजिक बॉल करने की कोशिश करता है और फिर वो आपसे चौका खाता है। तो यहाँ पे थोड़े से स्किल का मसला है, क्योंकि कोई भी हमारा मिस्ट्री स्पिनर हमारे खिलाफ खेलता है वो विकेट ले लेता है मिडिल में आके, क्योंकि उसके ऊपर डॉट बॉल खेलते रहते हैं और उसको हम पिक कर नहीं सकते। तो होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई गलत हिट मार के हम आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारा मिडिल में अगर सिंगलें हमारी लेने आ जाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के भी लोगों से जीत सकते हैं। यू डोंट नीड हिटिंग अ बिग सिक्सेस एंड फोर्स, all you need to play less dot ball and protect your wicket and you know simple है कि विकेटें जितनी आपके हाथ में रहेंगी और जो पार्टनरशिप बिल्ट अप होती है वो लंबी जाए। पर हमारी पार्टनरशिप लगती क्या है, वो डॉट बॉल ज्यादा खेले जाते हैं। जो ड्रेसिंग रूम में लड़के बैठे होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है कि मुझे जाते ही मारना पड़ेगा। सो आई थिंक दोज आर द एलिमेंट्स वेयर पाकिस्तान लैक एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक है। बट भावी साहब एक बात कि मैंने भी जब ऑस्ट्रेलिया का मैंने गेम देखा रिसेंटली तो मुझे लगा कि वो शायद को बेसबॉल प्लेयर्स भी है उनके पास, कि उनको ये नहीं, वो राइट हैंड बैट्समैन जो है वो लेफ्ट हैंड वाली शॉट मारे और उस पर वो बाकायदा इतनी अच्छी शॉट मारे कि वो छक्का या चौका हो रहा है। सो उससे तो ये लगता है कि ये अब गेम ही कोई और है, मतलब इसमें स्किल भी कोई और ही तरह का चाहिए या आपका दिमाग ही कोई और तरह से चलना चाहिए। ये बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आप दुनिया से पीछे रहते हैं। पाकिस्तान दुनिया से पीछे, हमें मान लेना चाहिए। डॉट बॉल क्यों होते हैं? देखिए कई टीमें ऐसी हैं जो डॉट बॉल भी खेलती हैं, लेकिन उनकी आप बड़े शॉट्स की फिर तनासब निकाल लें, उनका शरह क्या है बड़े शॉट्स खेलने की, चौके और छक्के के। पाकिस्तान के पास मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ना हम स्कोरबोर्ड को रोटेट करते हैं, ना हम बड़े शॉट्स की तरफ जा पाते हैं, तो हम तो किसी जगह नज़र ही नहीं आते हैं। अगर हम इस क्रिकेट में जहां पर आपको फील्डिंग की इतनी पाबंदियां हैं, 2 बॉल नए लगते हैं और आप 250 पे करके कहें जी हमने बहुत तीर मार लिया है, तो जनाब ये नाकाफ़ी है। आप रोज़ाना कर रहे हैं 250, दुनिया कैसे रोज़ाना 400 कर रही है? तो बुनियादी तौर पर ये मसला सलाहियत से शुरू होता है। जैसे यूसुफ भाई को मैं सुबह भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यार आप अगर एक ओवर में अगर आप छक्का भी मार देते हैं और बाकी 5 बॉलें डॉट हो जाती हैं तो आप फारिग हो गए। आपको स्कोरबोर्ड रोटेट करना है, आपको रन्स चलाने हैं। देखें अगर जसप्रीत बुमराह एक ही लाइन के ऊपर 10 ओवर्स में 40 रन करके 4 विकेटें लेता है तो उसमें स्किल है ना, उसमें स्किल है। विराट कोहली अगर बार बार चेस की तरफ जाते हुए रन्स ऊपर करता है, अपनी टीम को मैचेस जितवाता है, केएल राहुल अगर स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्कोरबोर्ड को इनिंग्स में रोटेट करता है दरमियान के हिस्से में, तो उसकी स्किल है कि वो लेट खेलता है। हमारे बल्लेबाजों को देखें जब स्पिनर को खेल रहे होते हैं, इनकी तो बेस ही नहीं होती है, ये तो बिल्कुल इनकी जैसे नीचे से जमीन हिल रही होती है। दुनिया के दीगर बल्लेबाजों को देखें, जब केएल खेलता है वो कितना लेट खेलता है, क्योंकि वो हाथ से पड़ता है बॉल को, उसको पता चल जाता है कि ये पढ़ने के बाद इसने स्पिन करना है, ये लेग स्पिनर का बाहर को निकलेगा या गुगली है, तो वो लेट खेलता है। हमारे पास वो है ही नहीं। बट ये देखें, अब ये बात तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ना कि हमारे इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं बाबर आजम, और पाकिस्तान का दिल धड़कता है उनके साथ लेकिन अब इसके वक्त तो उन पर इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शायद बाबर आजम के ऊपर प्रेशर इतना है कप्तानी का कि उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि आज उनका जो स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था, मुझे ये बाबर आजम की भी क्लास नहीं लगती कि अगर वो डॉट्स खेलें या सब कुछ करें। बट एक बात जरा यूसुफ भाई मैं आपके पास ये भी लाना चाहूँगा
हमारी इवन बॉलिंग भी कोई शाइन नहीं कर रहा। इवन मतलब मैंने देखा है कि शाहीन अफरीदी शायद वो भी थोड़ा एक बैट पैच तो आता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, लेकिन जो क्लास हमारी है या जो फियर है, या तो बाकी टीम्स ने हमारा तोड़ निकाला हुआ है कि भाई बॉलर ये इनका जितना तगड़ा बॉलर होगा उसको पहली बॉल से अटैक शुरू कर दो, और वो हमने आज भी देखा है, वो हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी टीमें अटैक करने आई हुई है, वो आपको डॉट बॉल कम खेलेंगे और वो आपके मेन बॉलर्स पे अटैक कर देते हैं। जैसे शाहीन पे, हारिस को हर पहले ओवर में मार पड़ी, आज भी छक्का पड़ा है, लेकिन उसके बाद उसने बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन बॉलर्स को इनफ स्कोर नहीं मिल रहा बोर्ड पे, लेकिन ये है कि इनको भी चाहिए कि ऐसी बॉलिंग तो करें कि जिससे थोड़ा बहुत हमें विकेटें मिलें, थोड़ा वो दूसरी टीम परेशान हो। लेकिन अभी तक ऐसी बॉलिंग नजर नहीं आई कि हमने भी कोई दूसरों को परेशान किया हो। लेकिन एक चीज हकीकत है, वो भी हमें माननी चाहिए कि बोर्ड के ऊपर रन्स लगने बहुत जरूरी हैं। आजकल 270 से हम मैच नहीं जीते। देखिए आज जैसे 4 आउट हुए हैं, हमारे 325 या 350 भी होता तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अभी भी मैच, क्योंकि मैं देख नहीं रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अगर इस विकेट पे अब थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग अगर हो जाए, थोड़ा बॉल चल रहा है, बॉल में विकेट में बाउंस है, बॉल जा रहा है, थोड़ा सा विकेट टू विकेट बॉलिंग हो, यार रन ना खाए हो, लेकिन दूसरे हैंड पे अगर आप देखें कि वो चार्ज भी कर रहे हैं, वो आपको सेट होने नहीं दे रहे बॉलिंग को भी, वो डॉट बॉल बहुत कम खेल रहे हैं, वो उन्की कोशिश है अभी भी उन्हें रन बॉल चाहिए, अच्छा बॉल होता है। हाँ, अभी भी रन बॉल, क्योंकि वो आराम से खेले ही नहीं। अगर आप शुरू से देखें, उन्होंने मेहा शाहीन को पहले 2 ओवर में 19-22 किया हुआ था, पहले ओवर में 19 पड़ गया था। हाँ, तो आपके मेन बॉलर को 19 रन पड़ जाए तो फिर आप सोचें कि उनकी टीम का भी कहाँ मोराल जाता है और अपनी टीम का कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज एक आपने कहा था कि बाबर पे प्रेशर बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। बाबर को जो कप्तानी की वजह से लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, उनको स्टेम नहीं करनी चाहिए थी। ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, फिर आप देखें बोर्ड क्या चाहते, जो बोर्ड चाहे बोर्ड को करने देना, जो भी करना है। इतने बड़े टूर्नामेंट में इंडिया में खेल रहे हैं, ऑलरेडी हम नीचे थे, 2-4 गेम नीचे हैं, पीछे हैं, इतनी ज्यादा मैं हर कैप्टेंसी पे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी गेम के बारे में बात करें, प्लेयर्स की गेम के बारे में बात करते हैं कि यार इनको इस चीज का फायदा हो सकता है कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें, ये डॉट बॉल कम खेलें। अगर हमारे सीनियर्स प्लेयर जो हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर हमारी तरफ से ये पॉजिटिव वाइब्स आती तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होता बनिस्बत कि हम कैप्टनसी पे ज्यादा बात करते। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुश्ताक भाई, अभी वैसे मुझे करेक्ट भी मैं किया गया है कि वो स्कोर बोर्ड ऐसे ही है कि, और उसके अंदर अभी जो मेरे हाल में जो इस वक्त स्कोर चल रहा है वो यही है कि बॉल्स काफी हैं, बॉल ज्यादा है, रन्स कम है। वो ना बॉल वो गलती से, हमारा फोकस उधर भी था कि यार क्या चल रहा है, लेकिन हमारा दिल यही करता है कि वो रन बॉल पे चले जाए। दिल हमारा, शायद मेरे दिल की रिफ्लेक्शन सामने आ गई। बट जो यूसुफ भाई ने बात कर दी है, मेरे ख्याल में बोर्ड ने भी क्या ही करना है। चले हम उम्मीद ही कर सकते हैं, चलिए बोर्ड आएगा, बोर्ड क्या करेगा, चलिए फलाने को कप्तानी से हटा दो। नहीं मुनीब साहब, बोर्ड ने बहुत करना है। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया से पीछे है। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में एक ही खेल बचा है जो कि इस मुल्क को दुनिया के साथ जोड़ता है। इस मुल्क में क्रिकेट मज़हब के बाद सबसे बड़ी ताकत है, जो कराची से खैबर तक लोगों को मुत्तहद करती है। हॉकी के लिए वो बात कर रहे हैं कि हम इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल अगर जवाल की जानिब गामजन है, उनको बेहतर फैसले करने की ज़रूरत है। उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर अपनी ही जमात के किसी एक बड़े शख्स, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो चुकी है? आप क्या इंतज़ार करना चाहते हैं? पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट में अच्छे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। अगर आप आज भी बैठे रंग रोगन करेंगे, मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप कभी भी इस खेल को बचा नहीं पाएंगे। एक ही खेल बचा है, एक खेल बचा है, इसको बचाने के लिए एक्शन करने की ज़रूरत है। जी जी यूसुफ भाई, मैं कहा अगर टाइम है तो मैं थोड़ी बात कर लूं, ब्रेक नहीं ले रहे। जी जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा, ये जो असल में जो जड़ है ना, ये अभी से नहीं हुआ। ये जो प्लेयर्स में ये जो कहते हैं थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट है, ये अभी से नहीं हुआ है। ये कोई आप 10 के साल का कर लें कि जब एक ऐसा शख्स हमारा आया जो
डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेलता था, उसकी वजह से ये माइंडसेट डिलीवर हुआ है सब ऊपर से लेके नीचे तक। इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें माइंडसेट अपना बेहतर करना पड़ेगा। इसके लिए ये बहुत सी चीजें हैं जो बेहतर होने वाली है, करनी पड़ेगी। शुक्रिया अदा करता हूँ यूसुफ भाई आपका, मुश्ताक भाई आपका और हाफिज साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, जरा बात हो जाए मुल्क की सियासत के ऊपर। ब्रेक के बाद बात आती है। क्रिकेट की सूरत हाल आपने जानी, अब चलते हैं मुल्क की सियासत की तरफ। बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना भी ज़रूरी है। मुल्क की सियासी माहौल के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत सी ऐसी तब्दीलियां जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहा है और मौलाना साहब की खुशदामन जो कि इंतकाल फरमा गई थी काफ़ी रोज़ कबल, तकरीबन 2 हफ्ते कबल, उनकी ताज़ियत के लिए अब तशरीफ़ ले गए हैं। और जब गए हैं तो निकलने के बाद असद कैसर साहब ने क्या फरमाया है, जरा सुन लीजिए। देखिए, हमारी आपस में डिस्कशन हो रही है, जब तक चेयरमैन साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक जो है ना फिर हम अपनी पॉलिसी और इस मुलाकात में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। देखिए, फातह के लिए आया तो इसमें इमरान खान की मर्जी, हम सबकी मर्जी शामिल थी इसमें। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फुटेज में आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब की इमामत में इस वफ्त ने गालिबन मगरिब की नमाज भी अदा की। वो मगरिब की नमाज ही थी जो अदा की। और ये वो लोग हैं, इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं और ख़ुद इस जमात के, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुख्तलिफ तरीके के अलकाबात से नवाजते रहे हैं। एक ऐसा मामला, एक ऐसी बात जो कि नहायत ही मैं समझता हूँ मायूब है, लेकिन इमरान खान बड़ी फ़रहत महसूस करते थे, बहुत खुशी महसूस करते थे जब वो जलसों में नारे लगवाते थे डीज़ल के। लेकिन अब तो मीम्स बन गई हैं, लोग कह रहे हैं कि जिन मौलाना को ये डीज़ल कह के छेड़ते थे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी टैंकी में मौलाना साहब के पास शायद डीज़ल भरवाने ही गई है। इस तरह की बातें ज़ाहिर बात है कोई माफ़ नहीं करता। और मौलाना साहब की जमात कितनी वसतुल कल्बी का मुजाहरा कर रही है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की बातें बड़ी सजेस्टिव हैं। याद रहे कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हो या का कोई भी रुकन, बड़ी सख्त बातें करते थे वो इमरान खान के खिलाफ। लेकिन अब ज़रा जो जज्बात हैं उनका अंदाज़ा आप लगाइए। तहरीक इंसाफ के मुग़ल्लज़ात के जवाब में खुद JUIF भी इमरान खान को यहूदी एजेंट अब से नहीं, पता नहीं कब से कहती रही है, और ये भी कहती रही कि वो बैनुल अक़वामी ताकतों के एजेंट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मौलाना ने कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर मैं कहूँ, कहा कि सियासी जमातों को चाहिए एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। ये गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? पहले कहा जा रहा था, बल्कि तासुर यही था, आम तासुर अब भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लाडली जमात बनकर दोबारा सामने आई है। मियाँ साहब इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट उनके बिल्कुल साथ है, शाना बशाना है, बल्कि उनके साथ साथ चल रही है, उनके लिए मामलात आसान बना रही है। और मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे अगर उनकी सज़ाएं ओवरटर्न हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन अपीलों के मंजूर होने की सूरत में जो कि अब बहाल हुई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब के जज्बात की तर्जुमानी कुछ इस तरह से की। जो नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जो नैरेटिव दिया वो यही नैरेटिव है ना कि पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना। क्या इमरान खान से बात हो रही है? क्या इमरान खान से बात होगी? वेला भी आ जाएगा, जरा थोड़ा इमरान खान से मुलाकात का टाइम भी आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करें। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मुल्क की सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब आपका। सना बुच्चा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, ज़बरदस्त तज्ज़िया करती हैं, बेलाग तज्ज़िया होता है उनका, मुल्क के सियासी हालात से बखूबी वाकिफ़ है। आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत साहब, आपने ये जो जज्बात का इजहार हर जानिब से किया जा रहा है, एक तो पहले आप ये फरमाइएगा, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब को अपने आर्च राइवल मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत महसूस हुई या उनकी जमात को हो रही है कि वो उनसे जाके मिलें, सियासी गुंजाइशों की बात हो। क्या इमरान खान को भी रियलिटी चेक मिला है या इसके पीछे कोई और एजेंडा है कि भाई किसी तरह से मेरी जान खलासी कराई जाए, ये सारी जमातें कोई स्पेस क्रिएट करे मेरे लिए? क्या ये एजेंडा है या कोई और एजेंडा है जो कि इस वक्त जाहिर नहीं है या क्लियर नहीं है? मुनीब भाई बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आप जितने प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं, मैं असल में जी जब से ये मुलाकात हुई है जी, तो मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूँ सर जहाँ पे आदमी जो है ना काफ़ी सिनिकल हो जाता है, क्योंकि इतने अरसे से सियासत देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो पॉपुलर ओपिनियन है ना भैया जी, मेरा स्पॉन्टेनियसली उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ ख्याल आया था, वो आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ।
और मैंने जो उस वक्त मेरा स्पॉन्टेनियसली आया था, आपने आज देखा होगा कि सोशल मीडिया पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मंसूब एक बयान चल रहा है कि उन्होंने ये दिया है। अब उसके साथ अगर आप उसको मिलाकर, मेरा जो एकदम से बरजस्ता इस मीटिंग के बारे में आया था, मेरा अपना ख्याल है कि अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर साहब, इनकी पहली कोशिश तो ये थी कि इन्हें बल्ले के निशान पर ही आइंदा इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश मिल जाए। ग़ालिबन इनके जो इंटरेक्शन वगैरह हुआ जी, इससे उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद बल्ले के निशान के साथ इनका इंतखाब लड़ना मुमकिन ना हो, क्योंकि इनके हल्के से कुछ और लोग जो हैं जिनको बल्ले का निशान वाकई चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से मिलने हैं, तो वो कोई और देगा। मेरी मुराद सईद जैसे लोगों से है, जमीन गन्नापुर जैसे लोगों से है। बहरहाल अब उसमें यह है कि इनके बाद दूसरी चॉइस भैया ये रह जाती है कि ये चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप में जिसको परवेज़ खटक साहब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इन दोनों की हजरात की गुंजाइश नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान साहब का आपने देखा होगा, जब ये वज़ीर भी थे तो इनका काफ़ी माशाल्लाह मजहबी रुझान है। ये कोई यानी कि ज़ाहिर है कि ये उनकी अपनी तरजीह है, चूँकि वो ये इसका इजहार करते रहे हैं, इसलिए हम बआसानी कह सकते हैं विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना ख्याल है जी कि ये दोनों हजरात असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये अपनी ज़ाती गुंजाइश जो है वो JUI में ढूंढने के लिए वहाँ गए हैं। अगर इमरान ख़ान साहब के कहने पर खुशदामन के इंतकाल के लिए, ताज़ियत के लिए गए होते, तो आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोई ताज़ियत के हवाले से हमारी रवायात से हटकर ही उनका ये बात बड़ी दिलचस्प है। बट नुसरत साहब, एक बात है कि मौलाना का भी कहना कुछ अरसे पहले कि सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ये किस चीज़ की गमाजी करता है कि मौलाना को कोई, वैसे तो हमारे मुल्क में सिविलियन स्पेस तो आपको पता है वैसे ही बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है, तो ये क्या मौलाना को भी कोई फ़िक्र लाहक है, इसलिए कह रहे हैं कि सियासी जमातें गुंजाइश पैदा करें एक दूसरे के लिए? जी, मौलाना को जी फ़िक्र लाहक है, वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन वो भाई अपनी गुंजाइश भी निकाल लेते हैं। इस वक्त ये बात, देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त जो दूसरे नंबर की जमात, मेरे ख्याल पे जो मेरा जो जी तजुर्बा है, अगर आज इंतखाब हो तो टॉप पे तो वही जमात है जिसका निशान बल्ला होना चाहिए आज भी, और दूसरे नंबर पे JUI की है। लेकिन ये जो हुकूमत रही है आपकी कुछ अरसे की, उसकी वजह से जहाँ सबको दंड पहुँचा है, शहबाज स्पीड जो हैं उनके लिए अब हालिया एक सर्वे जो आता है, तो इसमें जब लोगों से पूछा जाता है कि आपकी दानिश में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल, तो सिर्फ 1% लोग कहते हैं कि वो शहबाज साहब के पास है। तो मौलाना के पास जो है, उनको बेसिक शिकायत ये हो रही थी कि उनके पास ANP से जी, अवामी नेशनल पार्टी से काफ़ी लोग आ रहे थे जो सूबाई सतह के लोग थे और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होने का वो पोटेंशियल रखते थे। ठीक। मौलाना के जो करीबी हल्के हैं जी, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें रोक दिया गया। अब ये रोकता कौन है, खोलता कौन है, अब इसके बारे में क्या कहें हम। बिल्कुल सना, आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक ठीक है अपनी जमात की कितनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक सीनियर लीडर तो हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी कहा मैं बदले लेने नहीं आया। बदले, अब जारी बात है वो हमारा पहला ध्यान तो ये जाता है कि जी ठीक है, शायद उन्होंने अपना थोड़ी जो एग्रेशन है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के वो कैरेक्टर्स जो कि पहले इक़्तिदार में थे, ताकत में थे, उनके ख़िलाफ़ वो कुछ नहीं चाहते या उसके लिए वो खामोश हो गए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी स्पेस क्रिएट कर रही है कि नहीं ठीक है, वो कहते हैं नहीं वो भी वक्त आ जाएगा कि इमरान खान से भी बात हो। तो फ़िलहाल तो पूरी मुस्लिम लीग नून इमरान खान को मुल्क दुश्मन और पता नहीं गद्दार वतन और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज रही है। क्या आपको लगता है कि ये सियासी जमातें वाकई इतनी बड़ी हो गई हैं कि एक दूसरे से बात भी कर लेंगी, स्पेस भी निकाल लेंगी, और इनको फ़िक्र भी लाहक है कि भाई कहीं इस चक्कर में हमारी फर्दर गवर्नेंस की स्पेस ही ना ख़त्म हो जाए, सिफर पे ही ना चली जाए?
मैं बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट बात है कि ये नहीं गए थे मिलने। अली मोहम्मद खान साहब और ये जो हजरत असद कैसर साहब हैं, ये पीटीआई के चेयरमैन की हिदायत पे नहीं मिलने गए थे। अच्छा। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर गए थे और ये अपनी सियासत बचाने के लिए गए थे और पीटीआई की सियासत नहीं बचाने गए थे। पीटीआई का इस वक्त कोई भी सेकंड इन कमांड इन प्लेस नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में इन जेल, अभी उनकी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। उनको दौरान तफ्तीश के लिए जो है ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, उनको भी तफ्तीश में शामिल करने के लिए अडियाला जाया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ पॉइंट आउट नहीं करती कि सेकंड इन कमांड है नहीं। अगर खान साहब को चलें सज़ा हो भी जाती है, और मेरे मुंह में खाक, इमरान खान साहब को सज़ा क्यों हो, लेकिन अगर उनको हो जाती है, शाह महमूद कुरैशी साहब को हो जाती है, तो फिर पार्टी को कौन संभालेगा? आपको लगता है अली मोहम्मद खान साहब संभालेंगे? आपको लगता है असद कैसर साहब को ये रोल दिया जाएगा? ये रोल तो फिर फैमिली में जाएगा ना। वो मौरूसी सियासत के खिलाफ नारे लगाने वाले अपनी फैमिली में भी पार्टी नहीं देगा। बुशरा बीबी भी जेल चली जाएंगी अनकरीब, तो रह गई अलीमा खान साहबा। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी इसको कल पॉइंट आउट किया था, मैं उनको क्रेडिट दूंगी। ये बात बड़ी वजन रखती है कि पार्टी का कोई अब कौन होगा आगे, कौन लीड करेगा, ना अली मोहम्मद खान साहब को पता है, ना असद कैसर साहब को पता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ओनरशिप लेने की कोशिश की थी तो उनको बड़ी वाज़ेह तौर पर एक शटअप कॉल खान साहब ने दे दी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत मिलने गया है या इमरान खान साहब का मैसेज लेके गए हैं। और दूसरी एक बड़ी वाज़ेह बात है कि देखिए, इस वक्त ज़रूर लाडले हैं नून लीग वाले, लेकिन नून लीग वाले जो जिनके लाडले हैं, उनके अब लाडले इमरान खान नहीं हैं। तो ये मुलाकात होती हुई मुझे तो नहीं दिखाई देती। और तीसरी और आखिरी बात ये कि एक पेज पर बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब एंड हिज टाइप्स एंड मौलाना फजल रहमान की जमात इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूट्रल चल रही है। मतलब एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि JUIF पर हमले होते हैं, धमाके होते हैं। हमदुल्ला साहब बार बार क्या एक दफ़ा जख्मी होते हैं, लेकिन उनके बार बार जलसों में धमाके हुए हैं। ना वहाँ जैमर्स दिए गए, ना वहाँ प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए तो सब कुछ दिया गया है। उनको तो प्राइम मिनिस्टर, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के सारे सहूलतें दी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया। और वो कह रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, हमने तो मांगा भी नहीं है। लेकिन फिर यही अगर सहूलतें आप JUIF को दे देते तो मेरा ख्याल है दोनों ही एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर नहीं तो कम से कम न्यूट्रल साइड पर है। तो दोनों आपस में एक पेज पर होना चाहते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं नहीं प्रोग्राम में, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वक्त का मुकाबला सख्त है। नुसरत जावेद साहब, पीपल्स पार्टी अब PMLN को या मियां नवाज शरीफ साहब को खास तौर पे वो कह रहे थे नहीं, पहले भी लोग सिलेक्टेड और ये सब कुछ थे, मियां साहब तो लाडले प्लस हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके लिए ये माहौल है। और पीपल्स पार्टी का अब गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की यही सियासत हो सकती है इस वक्त, उनका यही सियासी मौक़िफ़ हो सकता है। वो ठीक है, वो करते रहे सियासत अपनी, लेकिन हम तो अपने मेरिट के ऊपर ही, मियाँ साहब के केसेस भी ख़त्म होंगे, हम पंजाब के अंदर मेरिट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बहुत भरपूर पैमाने पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, बात यह है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ सियासत तो हो नहीं रही भैया। सियासत के नाम पर एक फार्स चल रहा है और बहुत ज़्यादा फिक्शंस चल रहे हैं। हकीकत ये है कि एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसका एक वर्जन है जो नवाज़ शरीफ की ज़ात से मंसूब है। और मैं ये दोबारा इंसिस्ट करूँगा सर कि वो वर्जन जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वर्जन नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात से मंसूब है और एक है नवाज़ शरीफ की ज़ात। मैं तो सर आइंदा आने वाले दिनों में मेरे मुंह में खाक, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सिनिक हो गया हूँ। मैं इन दोनों में सर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और तजादात बढ़ते हुए देख रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब और उनसे मंसूब जमात के माबैन। अच्छा, इस वक्त मियाँ साहब को यूज़ किया जा रहा है उनसे मंसूब जमात के सूजवानों की तरफ से एज अ वोट गेटर, एज अ वोट कैचर, एक बेट के तौर पर, और जी उनके वो करवा लें। मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ मुनीब साहब कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ी रुकावट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, अब उससे किस तरह निकलना है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन एक्ट के तहत मंजूर भी कर ले तो इनके ख़िलाफ़ जो शख्स कागजात नामजदगी जमा करवाया होगा
वो कोर्ट्स वगैरह में जाएगा सर। तो अनलेस देयर इज़ अ लॉन्ग लीगल बैटल, मियाँ साहब तो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, इस वजह से मेरे मुस्लिम लीग के आजकल बहुत सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हैं। और माशाल्लाह मुझे वैसा ही ज़माना याद आ रहा है जब मैं पीटीआई की जो है वो उसमें होता था, और इन्जॉय कर रहा हूँ, अच्छी खुशी हो रही है। मुझे भैया यूँ महसूस हो रहा है कि उनके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की राह इतनी बर्फ़ रफ्तारी से हमवार नहीं हो रही जितनी तेज़ी से उनके केसेस वगैरह जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बाकी शोशा है जी कि ठीक है, आपको प्रोटोकॉल भी मिल गया और ये भी मिल गया। और दूसरी बात यह है सर कि आपके साथ को मिल भी जाए तो वो शख्स बहुत ज़्यादती करेगा। आप लाहौर में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं सर, मैं वहाँ का, मेरे बाप दादा नाना नानी वहाँ के रिहायशी हैं सर। किसी भी शख्स से मुस्लिम लीग वाले से पूछें, इसमें लाहौर के बहुत बड़ा मजमा था, इनकी एक्सपेक्टेशन से मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था जो मीनार पाकिस्तान के पहले जमा हुआ। लेकिन सर बखुदा उसमें लाहौरियों की तादाद 5 से 7% से ज़्यादा नहीं थी। अगर कोई इसके अलावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है और वो मियाँ साहब के साथ भी ज़्यादती कर रहा है, उन्हें इल्यूजन की ज़िंदगी में रख रहा है। और उसकी वजूहात मैं आपको गिनवा देता हूँ। इनके जो मुस्लिम लीग के MNAs हैं सर, इनकी MPAs से बहुत लड़ाइयाँ हैं। बिल्कुल। देन सारे के सारे इज्तमाही तौर पर सर ये मरियम नवाज शरीफ को ये कहते हैं कि अगर लाहौर मोबिलाइज हो गया तो क्रेडिट इसका मरियम को जाएगा। उस पर सर पेट्रियार्कल इश्यूज भी आते हैं। लाहौर से सबसे बड़ा क्राउड जो मीनार पाकिस्तान तक पहुंचा सर वो बेदिया से आया था, और वहाँ पे कोई राना साहब हैं और कोई बरकी साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली की सीट जितवानी है। हसना बुचा साहब, नुसरत साहब ने कहा कि जितनी बर्क रफ्तारी से बेशक उनके लिए आसानियाँ पैदा हो मियाँ साहब के लिए, लेकिन उनके कानूनी मामलात इतनी आसानी से हल होते भी नहीं नज़र आ रहे, लिहाजा इशू अपनी जगह रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो नुसरत जावेद साहब से मैं बिल्कुल कंडोलेंस करूंगी, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। और ये ना कि सिर्फ ये कि नून लीग वाले हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन PTI वाले भी हमें कहते हैं कि हमारा लिफाफा रुक गया या हमने रेट बढ़ा दिया। तो ऑन अ लाइटर नोट नुसरत जावेद साहब, आई हियर यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा मसला ये है मुनीब कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में हम जो फैसले करते हैं वो हम चाहते हैं कि हर कोई उन फैसलों पर अमल दरामद करे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी और आर्म्ड फोर्सेस के और इदारे हों, आपके पार्लियामेंटेरियंस हों, सेनेट हो, सब के ऊपर ये फैसला जो है मुसर्रत कर दिया जाए, यहाँ तक कि अवाम के वोट को भी उससे मुंसलिक कर दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तरफ करप्शन क्या जो पूरा एक मजमुआ उनके खिलाफ है, आप करप्शन की बात करें, आज आप किसी को भी सामने ले आए वो कहेगा नवाज शरीफ, क्योंकि करप्शन से हमने नवाज शरीफ को जोड़ दिया था। पिछले हम 2014 से यही कर रहे थे और ये कामयाब हुए हैं। और मैंने अभी भी एक व्लॉग में कहा है कि देखें, इंसान एक दफ़ा सोचता है, एक दफ़ा जहन साजी होती है, उसकी बार बार नहीं होती। आज आप कह देंगे कि मियाँ साहब करप्ट नहीं है, ठीक है, अगर उनको बेल भी मिल जाती है, उनको जमानत भी मिल जाती है, उसके बाद उनको ये ओवरटर्न भी हो जाते हैं फैसले। जिस तरह नैब तो माशाल्लाह लग रहा है कि अब उनके हक भी शायद दलाइल दे देगा। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि मियाँ साहब इतनी आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। ये सारा ओनस जो है ना अब इस वक्त अदालत पर है। मुझे नहीं लगता कि अदालती फैसले इस तरह नाक की मोम की तरह मोड़ दिए जाएं और उनको सूट कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल। बट देन आई कुड बी रॉन्ग, इस वक्त में कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहब ने भी ठीक कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली तो के तहत हुई है और वो अकामा के बेसिस पे हुई। कितना फ्रैक्चर्ड फैसला था, कितना बुरा फैसला था, ये तो सबको पता है। बहरहाल वो एक फैक्ट तो है, आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहली का सामना करें। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।